नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम दी हिंदू एडिटोरियल एंड ओपेड सेक्शन। तो दोस्तों, आज है 15 जनवरी, मंगलवार है आज दिन और ट्यूसडे। ठीक है, आज की दो बड़ी खबरें हैं जिन्हें हम आज समझेंगे, आज पढ़ेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से और देखेंगे कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का ओपेड एंड एडिटोरियल जो द हिंदू में पब्लिश हुआ है। दो मुद्दों पे हम आज चर्चा करेंगे। एक तो ऑफ कोर्स जो बर्निंग इश्यूज है, पिछले 10 दिनों से चलता आ रहा है, हिजाब इशू। ठीक है, उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं को समझेंगे ताकि आपको मेंस के आंसर लिखने में आसानी हो जाए। ठीक है, दूसरा है जूमिंग इनटू द पोटेंशियल ऑफ इंडिया जियो स्पेशल सेक्टर। ये मुद्दा आज क्यों आया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो आर्टिकल हम कवर करेंगे। और रही बात बाकी के ओपेड की, तो उन्हें हम आज नहीं कवर करेंगे क्योंकि ये जो आर्टिकल है जो आप देख रहे हो, इनकरेक्ट डायग्नोसिस रॉन्ग रेमेडी, मतलब कि ये आईएएस कार्डर रूल से रिलेटेड है। ठीक है, इसको ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है। अभी मैं आपको बता दूंगा कौन से मेरे वीडियो में इसकी जिक्र की गई है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहला जो आर्टिकल आज कवर करेंगे वो है प्लूरलिज्म। ठीक है, बहुलवाद जिसे हम कहते हैं इन कर्नाटका। ठीक, तो जल्दी से इसको हम समझ लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हुआ है ये वीडियो में। ठीक है, लेकिन यहां जाने से पहले जो हमारे डेली रिचुअल्स है उसको हम फॉलो करते हैं। ये हमारा कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कल दिए थे आपको कमेंट करके लिखने के लिए। इसका जो आंसर होगा वो है लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका आंसर आई थिंक मैंने 2 होगा जहां तक मुझे याद है। अगर आप चेक करके मुझे बता सकते हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं एक बार फिर से देख लूंगा इसको। आई थिंक मुझे जहां तक कि द स्टेटमेंट जो 2 है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, आयुष ने बड़ी अच्छी तरीके से मेरे जो मेंस क्वेश्चन पूछा था उसका रिप्लाई किया है। बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्लाई किया है, बहुत डिटेल्ड में आयुष ने मेंशन किया है। सो आयुष, योर आंसर कुड बी अ मॉडल आंसर फॉर अदर एस्पिरेंट्स, ऐसे आप लिख सकते हैं। सो वेल डन ऑन दिस पार्ट। एक दो चीजें मैं हाईलाइट यहां करना चाहूंगा कि ये जो तुमने चीजें लिखी हैं वो ठीक है। ओके, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा था, इन कंट्रीज लाइक इंडिया सोशल सिक्योरिटी इन इट्स मॉडर्न फॉर्म हैज बीन अ रेस्पॉन्स टू मेनी इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यहां पे एक और चीज आपको लिखनी चाहिए थी कि वो ऐसे कौन से डेवलपमेंट हैं, वो ऐसी कौन सी ग्रोथ एरियाज हैं जहां पे सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है। आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, नो डाउट। आप जो क्वेश्चन का मेन पहलू है ना उसको समझो। ठीक है, यू विल गेट मार्क्स ऑन दिस एज वेल, बट यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स वंस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन राइट। जो डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहे हैं करंट टाइम पे, वहां पे आज के टाइम में क्या सोशल सिक्योरिटी इशू बन रही है। ठीक, तो जो आपने लिखा है, आपने बॉडी को आपने सोशल सिक्योरिटी को डिफाइन किया है, आपने बताया है कौन से ऑर्गेनाइजेशन में इसकी बात की गई है, आपने ये भी बताया है कि अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन और डेवलपमेंट के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां सोशल सिक्योरिटी जरूरत होती है। ठीक है, ये सारी चीजें तो ठीक है, ये सारी चीजें आपने बताई हैं कि भाई गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए पास्ट में। वो चीज हाईलाइट करिए जहां से ये इश्यूज निकल के आ रहे हैं, और वो कौन सी चीज है। वो खास तौर पे जो इनफॉर्मल सेक्टर हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं, जहां पे हमारी इकोनॉमी को, जीडीपी को लगभग 1/3 ऑफ दोज पॉपुलेशन दे आर सर्विंग अस, उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो जैसे आपने ये मेंशन किया है, रूरल वर्कर, माइग्रेंट लेबर, एग्रीकल्चर, इसको और विस्तार में बताइए, थोड़ा सा डिटेल में बताइए, तब मजा आएगा, तब समझ में आएगा कि अच्छा ये है कंप्लीट आंसर। समझ में आई बात? आई होप आप सबको भी, जितने भी व्यूवर्स हमारे होंगे, ये बात को समझ गए होंगे। इनकेस अगर कोई डाउट होगा फिर भी, तो प्लीज, मैं तो हूं ही, कमेंट करके प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, शेख समरीन ने और हीना शाह ने लिखा है, प्लीज मेक 100 days प्रीलिम्स क्रैश कोर्स फॉर फ्री इफ इट इज पॉसिबल। एंड शेख समरीन ने लिखा है कि 2023 के
कि वीडियो बनाइए कैसे। मैं दोनों पे वीडियो बनाऊंगा, हीना और शेख समरीन, मैं दोनों पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मुझे आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वंस आई विल मेक दैट वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गाइज शेयर एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, मैं इतनी मेहनत, हमारी टीम इतनी मेहनत कर रही है, आप बस सब्सक्राइब करिए, आप शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, ताकि लोगों तक हमारा ये मैसेज पहुंचे। ठीक है, हमें और एम्पावरमेंट मिले, हमें और कन्विक्शन मिले अपनी बातों को कहने में, क्योंकि हमें प्राउड होगा जब हम कहेंगे कि हमें लगभग 2 लाख 3 लाख लोग रोज देखते हैं। ठीक है, तो आपसे ही शुरू होता है, हम ये जरूर वीडियो बनाएंगे और अगले 10-15 दिनों में आप देखेंगे दोनों टॉपिक पर वीडियो। ओके, चलिए। तो दोस्तों, मेरा हमेशा से कहना रहा है कि जब भी आप हमारे वीडियो देखते हैं, इसको जरूर, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए। वंस यू प्रेस द बेल आइकॉन, तब आपको हमारी कोई भी वीडियो हमसे मिस नहीं होगी, क्योंकि पिछले वीक में हमारी कुछ टॉप वीडियोस रिलीज हुई हैं। 5 बुक लिस्ट, टॉप 5 बुक लिस्ट जो आद्या मैम ने कवर की थी, और जो मैंने ये कवर किया था कि डोंट डू दिस मिस्टेक। कौन से मिस्टेक है वो आप देखिए, बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स सर पे आने वाला है, कहीं आप ये मिस्टेक ना कर दें। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने आज के एडिटोरियल में, जहां पे बात की गई है हिजाब से रिलेटेड। ठीक है, एक बहुलवाद की बात की गई है कि इतना मुश्किल हो रहा है भारत की जनता को बहुलवाद में, मतलब 2 से ज्यादा कम्युनिटी, 2 से ज्यादा रिलीजन में रहना, क्या मुश्किल हो गया इतना? क्या ये पहले नहीं था? ठीक है, आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और हमने तो सबके साथ जीना मरना सीखा है ना। वी आर मल्टी एथनिक सोसाइटी, वी आर हेट्रोजेनस पीपल, राइट। लेकिन यहाँ पे कर्नाटका में और कुछ एरियाज में इतना मुश्किल क्यों हो रहा है एक कम्युनिटी के साथ जीना, जिनके अलग अलग रिचुअल्स हैं, अलग कस्टम्स हैं। ठीक है, सो आइए समझते हैं। आपको तो बैकग्राउंड पता होगा क्या है क्या नहीं था इस पूरे के पूरे मुद्दे में। ठीक है, वो कर्नाटका के स्कूल से शुरू होता है और फिर कर्नाटका एजुकेशन मिनिस्टर उसमें आता है, और फिर धीरे धीरे ये एक हिंदुत्व, एक बीजेपी आइडियोलॉजी हिंदुत्व का रूप ले लेता है, और फिर दूसरी तरफ जो है वो हमारा संविधान है। और इसी बीच में बहस छिड़ रही है कि हिजाब और जो रिलीजियस हमारे कस्टम्स हैं उनको ना छेड़ा जाए, क्योंकि हमारा संविधान पूरी की पूरी इजाज़त देता है, हमारा संविधान ये हमें हक देता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोफेस रिलीजन। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारा इसमें मूल अधिकार आते हैं, इसमें हिजाब आता है, इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन सुप्रीम कोर्ट के पावर्स आते हैं। मेंस के पर्सपेक्टिव से तो खैर है ही, पूरा का पूरा मुद्दा ही मेंस के पर्सपेक्टिव से है। जुडिशरी, विमेन्स इशू, एवरीथिंग टॉप टू बॉटम। ये हम कुछ देख लेते हैं कि कुछ कंट्रीज ऑलरेडी कर्ब्स लगा चुकी हैं हिजाब पे, कहीं कोई निकाब पे, कहीं कोई बुर्का पे। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपको यहां पे फर्क जानना होगा। क्या डिफरेंस होता है हिजाब में, क्या डिफरेंस होता है बुर्का में, क्या डिफरेंस होता है निकाब में? अगर ये सब आपको नहीं पता तो अभी हम समझेंगे, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। फ्रांस में दोस्तों 2004 में ही व्हील्स पहनने से, मतलब ये जो पहनी है उसको पहनने से मना कर दिया गया था, हिजाब पहनने से मना कर दिया गया था। और 2011 में इनफैक्ट बुर्का और निकाब पब्लिक प्लेसेस में पहनने से मना कर दिया गया था। कुछ ऐसी ही शर्तें देखी गई बेल्जियम में, जहां की बैन कर दिया गया निकाब, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। हॉलैंड बैंड बुर्का निकाब, चाइना में तो जी जिंग के पीरियड में ही ये कर्ब कर दिया गया था, क्योंकि उनका मानना था कि इससे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म होगा। ठीक, सीरिया में भी, जो कि एक खुद मुस्लिम नेशन है, वो भी बैन कर चुका है यूनिवर्सिटी से ये सारे नकाब्स। ठीक है, टर्की में भी हेड स्कार्फ को बैन कर दिया गया है, ट्यूनीशिया में भी बैन कर दिया गया है, अटेम्प्ट चल रहा है कनाडा में और यूके में इसकी बात चल रही है। तो ऐसा नहीं है, कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं, इनफैक्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज, इनफैक्ट थियोक्रेटिक कंट्रीज, जो कि अगेंस्ट हैं पब्लिक प्लेसेस पे पहनने जाने के लिए ये हिजाब निकाब। ठीक है, आइए इंडिया का स्टैंड हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई फर्क क्या होता है इनमें। ठीक है दोस्तों, ये है बुर्का। अमूमन हम देखते रहते हैं, क्योंकि
कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स तो जितने पाकिस्तान में नहीं उतने ज़्यादा तो भारत में है, और ये सारे के सारे सब कुछ दिख जाएगा आपको। हमारे यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है, वो फैमिलीज़ में पहनते रहते हैं। ये बुर्का है, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है। बेसिकली जो तालिबानीज जो हैं वो इसी को इसी के लिए वो इतनी प्रेशर डाल रहे हैं, पुश कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, वहाँ की महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए, जो एनफोर्स्ड बाय तालिबान इन अफगानिस्तान। ठीक है, पूरा का पूरा बॉडी कवर रहती है, बस ये खुला होता है। निकाब क्या होता है दोस्तों? निकाब में सिर्फ आपकी ये आंखें खुली रहती हैं, आंखें दिखती हैं, बाकी पूरी बॉडी कवर्ड रहती है। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया में देखा गया है, ये वहाबी इस्लाम फॉलो करता है, और मोस्टली अर्बन एरियाज में। ठीक है, लोग बाहर जाते हैं पहन के, फिर ये आंख इतनी खुली रहती है, फिर घर पे आते हैं निकाल देते हैं इसको। बुर्किनी, ठीक है, ये एक बेसिकली ये बुर्का और बिकिनी का कॉम्बिनेशन है, बर्किनी, जो कि फ्रांस में बहुत मजाक भी उड़ा था इसका। हालांकि फ्रांस लोकल अथॉरिटीज़ ने इसको बैन कर दिया था, लेकिन वहाँ की जो हाईएस्ट सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है उसको फिर सस्पेंशन हटा दिया। ठीक है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम टाइप का होता है, तो एक तरीके का मजाक भी बना था इस पर। ये होता है, अगर आप हिंदी भाषा में कहें, चादर, शदौर, जो आप कह सकते हैं इसको। बेसिकली ये बस चेहरा खुला रहता है, पूरी बॉडी इससे कवर्ड रहती है। ठीक, ईरानियन वुमेन मोस्टली इसको वेयर करती हैं। ये है मुद्दा हिजाब का। ठीक है, जहाँ पे स्कार्फ है हेड पे या पूरे कानों पे आप पहनते रहते हैं। आमूमन इनफैक्ट हिंदू लड़कियां भी, अगर आप देखें, महिलाएं भी पहन लेती हैं, तो लोग उसको दुपट्टा कह देते हैं एक तरीके से, लेकिन मुस्लिम में इसको हिजाब कह देते हैं। और ये बेसिकली हर मुस्लिम समुदाय में पाया जाता है, चाहे वो शिया बहुल हो चाहे सुन्नी बहुल हो, उसमें पाया जाता है। मुद्दा इसी का है, हिजाब का मुद्दा है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि आपने भी देखा हुआ है कि ये जो बुर्का होता है, बुर्का लोग, जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं या पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है, बाहर पहनती हैं। ठीक है, घर पे वो लोग अपने फैमिलीज के अंदर वो बुर्का नहीं पहनती हैं। ठीक है, लेकिन जो हिजाब है वो घर में भी पहना जाता है। ठीक है, हिजाब नहीं उतरता है, बुर्का उतर जाता है, निकाब भी उतर जाता है, शदौर भी उतर जाता है जब आप घर में आते हैं तो। लेकिन अक्सर ये देखा गया है मुस्लिम फैमिलीज में भी कि इनफैक्ट फैमिली रिलेटिव्स के सामने भी हिजाब नहीं उतारते हैं। ठीक है, कस्टम्स है। ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का एक जरिया है, जरूरी नहीं कि थोपा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। एक रिवाज है, एक कस्टम है, वो चला आ रहा है। जो लोग फ्री हैं वो नहीं पहनते हैं, जो लोग चाहते हैं इसको फॉलो करना, या फिर जो लोग चाहते हैं जबरदस्ती फॉलो करवाना, वो चल रहा है। ठीक, इससे रिलेटेड मैंने आप सबको बताया था। ठीक है, 2 केसेस थे। हुआ यूं था कि ये सारे जब मुद्दे जब गर्म हो गए थे, इतनी सारी जब डिबेट्स हो गई थी, तो कर्नाटका का जो हाई कोर्ट है उन्होंने अभी इंटरिम ऑर्डर निकाला है, बेसिकली कि जब तक कोई फाइनल ऑर्डर नहीं निकलता तब तक ये फॉलो किया जाए। और क्या निकाला उसमें? उन्होंने ये कहा कि कोई भी रिलीजियस हमारे जो वियरिंग्स होते हैं, चाहे वो भगवा गमछा हो गया, चाहे वो किरपान हो गई, चाहे वो क्रॉस हो गया, चाहे वो रिलीजियस कोई फ्लैग हो गया, हिजाब हो गया, स्कार्फ हो गया, कुछ भी नहीं पहना जाएगा स्कूल के अंदर जब तक हम कोई फर्दर ऑर्डर नहीं देते हैं तो। ठीक है, ये मुद्दा अभी अभी हाई कोर्ट ने कहा है, जिसके बाद और भी प्रोटेस्ट होने लगे और भी फ्लैग मार्च होने लगे हैं। ठीक है, सो द इशू ऑफ राइट टू वियर अ हिजाब इन क्लासरूम अब थोड़ा ऊपर उठ गया है। ठीक है, देयर हैज ऑल्सो बीन कन्फाइंड टू इंस्टीट्यूशन वेयर अ स्टूडेंट ड्रेस कोड यूनिफॉर्म हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, सो बेसिकली ये माइनॉरिटीज के से रिलेटेड मुद्दा है। और ये जो 2 ऐसे टाउन्स हैं कर्नाटका में जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन कहने में माइनॉरिटीज में है, लेकिन ओवरऑल वो थोड़ी सी मेजोरिटी में है। 20% एंड 25% ये कुछ ऐसे पॉपुलेशन के परसेंटेज हैं वहाँ पे। हालांकि 2011 के सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो 13% थी, लेकिन 2011 था वो, और आज 2022 है। ठीक है, सो हम अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आए तो 2 मैंने केस बताए थे आपको। ये मेरा वीडियो था जिसको मैंने रिलीज किया था 7 फरवरी को। ठीक है, जहां पे मैंने आपको बताया था व्हाट इज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन मींस, एसेंशियल रिलीजियस फंक्शन टेस्ट क्या होता है, इशू ऑन हिजाब।
ठीक है, इसको फिर से आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था ये। ठीक है, जहां मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला, जैसे ही हमारा भारत आजाद हुआ था, सबसे पहला मुद्दा जो इस मामले पे आया था, रिलीजियस प्रैक्टिस पे आया था, वो 1994 में आया था, 1954 श्रीरूर मठ केस। ठीक है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या कहलाती है। ठीक है, इट कैन नॉट बी एवरीथिंग कॉन्स्टिट्यूट्स रिलीजियस प्रैक्टिस। कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस को एसेंशियल आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। ठीक है, यह बताया गया था। Religion will cover all rituals and practice integral to a religion. The test to determine what is integral is termed as essential religious practice. ठीक है, वहीं 2016 की एक बात मैं आपको बता देता हूं। ये तो पहला केस था। ठीक है, इसी के साथ 3 साल बाद इसका दूसरा केस आया था वेंकटरमा देवरू स्टेट ऑफ मैसूर में। ठीक है, पहला केस कहां आया था? पहला केस आपका साउथ में आया था और दूसरा भी साउथ में था, स्टेट ऑफ मैसूर में। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पहला केस क्या था? पहला केस था कि एसेंशियल क्या होगा। ठीक है, जब लोगों ने अपना दिमाग गुणा गणित किया, उसके बाद फिर दूसरा केस और आ गया कि भाई एसेंशियल तो आपने बता दिया, लेकिन आर्टिकल 25(2)(b) और आर्टिकल 26(b) में कौन शक्तिशाली है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 26(b) इज एक्चुअली हैज ओवरराइडिंग पावर्स ऑन आर्टिकल 25(2)(b), जो कि कहता है कि अपने धर्म को अपने हिसाब से आप प्रोफेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, उसकी इंटरनल अफेयर आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 26(b) ये कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कि माइनॉरिटीज को या किसी पर्सन टू पर्सन को डिस्क्रिमिनेट करेगा रिलीजन के बेसिस पे। एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट। तो ये बेसिकली एक बड़ा आर्टिकल के रूप में नजर में आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे ये भी इंश्योर किया कि गोइंग फॉरवर्ड टेम्पल्स को या फिर जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो रिलीजियस एक्टिविटीज एसेंशियल्स इंटीग्रल पार्ट क्या है, ताकि आप किसी को रेस्ट्रिक्ट कर सको बाद में किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस के ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ कोई स्पेशल काम हो सकता है, जैसे मस्जिद को साफ करना, दरगाह साफ करना, चादर चढ़ाना, या फिर कोई भी ऐसा काम हो गया जो कि इंटीग्रल है, जो कि उसके कोर लोग मिलके करते हैं। बाकी प्रवेश मना करना इज वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है, सिखाया हुआ है इस वीडियो में। तो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्लीज इसको वॉच कीजिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस थे, आप प्लीज कमेंट करके बताइए। प्रीलिम्स स्पेसिफिक थे 2 क्वेश्चंस, तो 1, 2 एंड तीसरा हमारा मेंस का क्वेश्चन है और यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ये लगभग हर 2 साल में पूछ लिया जाता है। अगर यूपीएससी नहीं पूछता है तो स्टेट पीसीएस पूछ लेता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी कल आद्या मैम ने बहुत डिटेल में कवर किया है करंट अफेयर एनालिसिस में, आप वहां पे भी देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ, जो कि है जूमिंग इन दी पोटेंशियल ऑफ इंडियाज जियो स्पेशियल सेक्टर। ठीक है, ये थोड़ा सा हम जूम इन कर देते हैं, जूम इन लिखा भी है। सो आज की डेट ये आर्टिकल क्यों आया है? आज की डेट ये आर्टिकल इसलिए आया है कि आज ही वो दिन था जब पिछले साल 2021 को फरवरी 15 हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था जियो स्पेशियल सेक्टर में लिबरलाइजेशन। ठीक है, 15 फरवरी 2021 को आप मैप में वापस जा सकते हैं, जहां पे ये गाइडलाइंस शो की थी कि हम डीरेगुलेट करेंगे, रेगुलेट नहीं, हम डीरेगुलेट करेंगे। एक तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड की बात की गई थी। डीरेगुलेट करेंगे जियो स्पेशियल सेक्टर, हम लिबरलाइज करेंगे, हम मार्केट खोलेंगे। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट था ये? 2021 से पहले जो जियो स्पेशल सेक्टर था, ठीक है, वो एक सिर्फ गवर्नमेंट बॉडी के पास था, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती थी। ठीक है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? जैसे इसरो हो गई, जैसे यहां पे दिया हुआ है
रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर्स हो गए, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हो गए, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया हो गया। ये कुछ गवर्नमेंट और कुछ मिनिस्ट्रीज थे, उसके डिपार्टमेंट्स थे, जो लोग यूज करते थे जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को, ठीक है, उससे पहले 2021 से पहले। लेकिन 2021 फरवरी 15 के बाद मोदी जी ने कहा इसको हम लिबरलाइज करेंगे, इसको हम अब खोल देंगे, मार्केट ड्रिवन होगा, अब प्राइवेट कंपनीज भी, स्टार्टअप्स भी इसका लाभ उठा सकती हैं, हम डेटा शेयर करेंगे ताकि ये सेक्टर और ऊपर जाए और आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारा खुद का एक मैप हो जो इंडिकेट करे हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अर्थ से रिलेटेड चीजें हों, ठीक है। तो आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं कि इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि पिछले 1 सालों में क्या डेवलपमेंट रहे और क्या ऐसे प्रॉब्लम्स रहे जिसको हमने ऑब्जर्व किया और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट आपके मेंस के क्वेश्चन बन सकता है और यह इस पूरे आर्टिकल में उसकी अप्रोच को बताया गया है कि मेंस आंसर राइटिंग कि हम कैसे लिखेंगे और क्या कंटेंट है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको। मोदी जी ने 15 जनवरी 2021 को ट्वीट भी किया था दोस्तों। उन्होंने यही कहा था कि लिबरलाइजेशन पॉलिसीज गवर्निंग द एक्विजिशन एंड प्रोडक्शन ऑफ जियोस्पेसिकल डेटा इज अ मैसिव स्टेप इन आवर विजन फॉर आत्मनिर्भर भारत, हैशटैग मैप्स मेकिंग सिंप्लीफाइड, ठीक है। तो मैप्स मेकिंग सिंप्लीफाइड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप टैक्सी बुक करते हो, ओला उबर बुक करते हो, तो आप गूगल मैप्स यूज करते हो। हमारे भारत का कोई मैप नहीं है, हम यूएस पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। कारगिल वॉर जो हुआ था 99 का 99 में, उसमें हम यूएस की सैटेलाइट पे डिपेंडेंट थे। हम इंडिया की हमारे पास सैटेलाइट नहीं थी और उसमें भी यूएस बहुत सारे एटीट्यूड मतलब नाकुर नुकुर कर रहा था। अगर हमारे पास खुद की सैटेलाइट होती तो हम उसको अपनी तरीके से रेगुलेट करते और हम खुद अकाउंटेबल होते उसके। तो चैलेंजेस तो हैं ही, अगर हमारे पास अपनी खुद की सैटेलाइट, हमारा खुद का ये जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में हम नहीं हैं, इतने विकसित नहीं हैं, ठीक है। तो जैसे आप ओला उबर बुक करते हो, जो जितनी सारी चीज़ें आपको दिखती हैं साइड बाय साइड, आप देखते हो कि आगे चलने पे थोड़ा सा पार्क आएगा, रेस्टोरेंट्स आएंगे, ये एरिया यहाँ पे पानी है, ये एरिया यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कुछ कुछ खेलने के लिए है। तो ये वो एरिया है अर्थ पे जो डिनोट करता है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आगे जाने वाले टाइम पे आप देखोगे कि जब आप मैप खोलोगे तो उसमें कभी कभी ब्लू रेड ग्रीन करके दिखाता है, तो उसमें आपको ये पता चल जाता है कि ये कोल्ड एरिया है, ये वार्म एरिया है, ये ग्रीनर एरिया है, ठीक है। आने वाले टाइम पे ये होने वाला है कि उस मैप में ये पता चलेगा कि भाई कहाँ पे माल न्यूट्रिशन है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, कहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, कहाँ पे स्कीम्स अच्छी चल रही हैं। बहुत एक मैप के तरीके से आपको सब कुछ आपके फिंगर्स पे होगा, सब कुछ आपके फ़ोन पे होगा, एंड यू कैन हैव अ क्विक एंड ग्रेटर लुक, ठीक है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं आगे के 10 किलोमीटर में, आगे के 50 किलोमीटर में, पिछले बार कहाँ पे अर्थक्वेक आया था, लैंडस्लाइड कहाँ हुई थी, ये सब के सब उस मैप के थ्रू आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। सो ये 21st सेंचुरी का बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, लेकिन अभी भी पिछले 1 साल के अंदर भी हम थोड़ा सा भी मतलब डेवलपमेंट की ओर बढ़े नहीं हैं। उसके कुछ प्रमाणिक रीजन है, हम आइए जानते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या कहा गया है इसमें? मेन हर्डल जो है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस की, ठीक है, और दूसरी है इनएडिक्वेट स्किल्ड मैन पावर, ठीक है। 2 चीजें याद रखिएगा, एक लैक ऑफ अवेयरनेस और दूसरा है इनएडिक्वेट स्किल्ड पावर। उसको अभी हम समझेंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया है इस पूरे के पूरे आर्टिकल में कि इज द फुल पोटेंशियल जियोस्पेशियल बीइंग एक्सप्लॉइटेड, ठीक है, या मतलब कि एक्सप्लॉइटेड का मतलब यहां यह कहा जा रहा है कि लिबरलाइजेशन जब मोदी जी ने पिछले साल करवाया तो क्या इतना ज्यादा उसका मतलब अननेसेसरी यूज हो रहा है कि वो एक्सप्लॉइट हो रहा है और डेवलपमेंट नहीं हो रही है, या इतने ज्यादा रोड ब्लॉक्स हैं, इतनी ज्यादा चुनौतियां हैं कि अभी प्रोसेस इंप्लीमेंट होने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, ठीक। सो
The date 15 फरवरी 2021 will be regarded as the watershed moment with new guidelines took place to completely deregulate geospatial sector for Indians. As we celebrate the first anniversary at this moment, it's time to look, access its impact, identify the bottlenecks. ठीक है, आइए समझते हैं. So, ये थे कुछ क्रिएटिव जो मोदी जी के ट्विटर हैंडल पे मिले थे कि एडिंग अ न्यू पैराडिग्म टू आत्मनिर्भर भारत, लैंडमार्क रिफॉर्म इन जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी. ये सारी चीज़ें थी जो आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं. इन्होंने क्या क्या बात की थी, ई कॉमर्स से रिलेटेड कई सारी चीज़ें थी. ठीक है, सो बेसिकली ये हुआ यूं था कि 2021 से पहले ये सारे के सारे डेटा कौन यूज करते थे? ये सारे के सारे डेटा सरकारी एजेंसियां यूज करती थी. जैसे मैंने आपको बताया, इसरो यूज करता था, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यूज करता था. तो हमारी एक आदत बन गई थी. ठीक है, अभी भी जो अवेयरनेस है वो यही है कि भाई सब डेटा सरकार के पास है, डेटा शेयर नहीं कर रही है. तो ये एक मतलब अफवाह भी है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको पब्लिकली खुल के बोल भी नहीं रही है कि भाई हम पब्लिकली ये डेटा अब शेयर कर रहे हैं आपके साथ. ठीक है, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही खुल के आता है कि एक माइंडसेट का है, क्योंकि कई दशकों से भारत आजाद हुआ, कई दशकों से इसको प्राइवेट रखा गया और अब जब इसको पब्लिक किया जा रहा है तो लैक ऑफ अवेयरनेस की कमी है. ठीक है, ये पूरा आर्टिकल जो देख रहे हो आप, इट इज अंडरस्टूड दैट दिस केस, ये वाला एक सेकेंड, ये पूरा यही मेंशन किया गया है कि भाई माइंडसेट की बात है यहां पे. ठीक है, नाउ बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है. पिछले 1 सालों में लगभग कुछ प्राइवेट कंपनियां ऐसी हैं जो कि बहुत खुश हैं इस बात से कि चलो कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर है. तो कुछ वो हुआ है, और वो कुछ क्या है? वो ये है कि लास्ट ईयर आईपीओ में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, मतलब कि जब कंपनी मार्केट में अपने आप को रख देती है कि लोग अपना पैसा, जनता पैसा लगाए, जनता अपना शेयर खरीदे, उसको आईपीओ कहते हैं. माई इंडिया का आईपीओ रिलीज हुआ था और बहुत सक्सेसफुल था, चला भी. ठीक है, द अदर नोटिसेबल एक्टिविटी वॉज द लॉन्चिंग ऑफ द सिटी मैपिंग प्रोग्राम, जिसका नाम था जेनेसिस इंटरनेशनल इन इंडिया. मतलब ये प्रोग्राम इनके द्वारा लॉन्च किया गया था. Such an aggressive stance by investors for geospatial was not seen in earlier regime. It is certain that the new guidelines have played a role. ठीक है, इससे पहले नहीं था, लेकिन हाँ जब गाइडलाइंस आई तो ये सारी चीजें, एक्टिविटीज हुई, तो थोड़ी मोड़ी चीजें हो रही हैं इन मामलों में. ठीक है, हालांकि अगर अवेयरनेस अगर अच्छे से हो तो प्राइवेट प्लेयर्स की जो डाउट्स है, इनफैक्ट जो स्टार्टअप्स जो लोग करना चाह रहे हैं इस क्षेत्र में, उनके जो डाउट्स हैं वो खुल के सामने आएंगे और एक अच्छा खासा संवाद भी हो सकता है. ठीक है, नाउ की इश्यूज क्या हैं, मतलब पिछले 1 साल में क्या इश्यूज देखे गए और क्या देखे जा सकते हैं जिन पे हमें काम करना पड़ेगा. ठीक है, सबसे बड़ी इशू जो है वो ये है कि द एब्सेंस ऑफ साइजेबल जियोस्पेशियल मार्केट. ठीक है, मार्केट ही नहीं है, बहुत लिमिटेड मार्केट है. जब मार्केट होती है तब तो कंपटीशन होता है ना, तो मार्केट ही नहीं है. देयर इज नो डिमांड फॉर जियोस्पेशियल सर्विसेज एंड अ प्रोडक्ट ऑन अ स्केल लिंक टू इंडियाज पोटेंशियल साइज. कोई डिमांड ही नहीं है फिलहाल. डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें आगे बढ़ना है ना. सो क्यों नहीं डिमांड है? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है. मेनली लैक ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग द पोटेंशियल यूजर इन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर. ये नोट कर लीजिएगा, ये की इश्यूज हैं. और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर. ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी में, डेटा साइंस में और डिजिटली आपको एक्टिव होना पड़ेगा. वैसे कोर्स करने पड़ेंगे, आपको स्किल्ड होना पड़ेगा ताकि आप फिर यूजर फ्रेंडली हो जाओ इन सारी चीजों से, एंड देन यू कैन योरसेल्फ क्रिएट अ ओन स्टार्टअप. ठीक है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैंने आपसे डिस्कस की थी, वो ये है अनअवेलेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन डेटा, स्पेशली एट हाई रेजोल्यूशन, is also a constraint. The lack of clarity on data sharing and collaboration prevents creation and asset maximization. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिल्ली में किसी एक एरिया में अपनी एक प्राइवेट कंपनी खोलना चाहता हूं, किसी भी, तो मुझे
डेटा होना चाहिए मेरे पास कि किस तरीके के लोग वहां रहते हैं, जमीन की क्या क्वालिटी है वहां पे, आसपास क्या है वहां पे, नदी बह रही है या फिर वहां की ग्रीनरी है वहां पे काफी, या फिर बहुत पोल्यूशन है वहां पे। तो ये सारे डेटा जब तक प्राइवेट के पास नहीं रहेंगे, जब तक प्राइवेट प्लेयर्स के पास नहीं रहेंगे, तो कोई भी स्टार्टअप, कोई भी प्राइवेट कंपनीज कैसे निवेश कर पाएगी। ठीक है, जब तक इफेक्टिव डेटा होगा नहीं होगा तब तक ये मामला बिल्कुल ही स्टेबल भी नहीं बन सकता एक्चुअली। ठीक है, सो डेटा शेयरिंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स की बात की गई है इसमें, ये 5 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5, पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है उसको हम समझते हैं। ठीक है, हैव अ प्रोटोकॉल इन प्लेस। ठीक है, जहां पे मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि हम अभी भी उस माइंडसेट के साथ हैं कि भाई सरकार तो डेटा शेयर ही नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ने लिबरलाइजेशन की बात की है और अब सरकार ये भी कह रही है कि फ्रीडम टू मैप इंडिया। ठीक है, सो द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज द नीड टू पब्लिश द एंटायर पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड मेक द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट यूजर्स अवेयर ऑफ थिंग्स। ठीक है, जो डेटा है, पूरा का पूरा डेटा है, उसको हमें एक ऐसे पोर्टल पे पब्लिश करना चाहिए जो कि दोनों एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर भी, गवर्नमेंट प्लेयर भी, और कोई भी अन्य आदमी, बेसिकली इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, सो डेटा अवेलेबल विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड बी अनलॉक्ड एंड डेटा शेयरिंग शुड बी एनकरेज एंड फैसिलिटेटेड। ठीक है, दिस विल ओनली बी पॉसिबल थ्रू ओपन डेटा पोर्टल, जो मैंने अभी बताया था, एक पोर्टल हो उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। The government need to invest in developing standard and must mandate adoption of standard. ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देयर इज नीड टू स्टैब्लिश अ जियो पोर्टल टू मेक ऑल पब्लिक फंडेड डेटा एक्सेसिबल। पोर्टल की बात की गई है जहां पे बात ये कही गई है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इनकलकेट द कल्चर ऑफ डेटा शेयरिंग, कोलैबोरेशन एंड को क्रिएशन। ठीक है, मान लो किसी एक प्राइवेट कंपनी के पास कुछ और डेटा है, दूसरे प्राइवेट कंपनी के पास कुछ और डेटा है, मतलब उन्होंने रिसर्च करके वो डेटा फॉर्म किया है, तो वो दोनों कोलैबोरेट करके एक अच्छा डेटा सिस्टम बना सकती हैं जिससे आगे उनको नए बिजनेस खोलने में इजी हो। ठीक है, दिस शुड इंक्लूड द इंडियन नेशनल डिजिटल एलिवेशन मॉडल, मतलब कि डेटा लेयर्स फॉर सिटीज एंड डेटा फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये जरूरी है, हर सिटी का अपना एक अलग डेटा, रूरल एरिया का अपना एक अलग डेटा। जैसा कि रिसेंटली 2021 में जिस टाइम पे ये रिलीज हुआ था, उसमें मोदी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो पंचायती राज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, उसमें जियो स्पेशल सेक्टर का बहुत भूमिका है, क्योंकि अभी तक वहाँ पे गूगल मैप्स के अलावा और कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जियो स्पेशल लोकेशन आप बता पाए। स्पेसिफिकली बहुत लिमिटेड है। जैसे अगर आप यहाँ देखते हो दिल्ली, लखनऊ या फिर मेजर अर्बन एरियाज में, अर्बन शहर में, रूरल एरियाज में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे जो हाइलाइट्स है, लोकेशन है, क्या चीज़ आसपास है, क्या इन्वायरमेंट है, क्या वेदर है, बहुत लिमिटेड है, नहीं इन्फॉर्मेशन है। ठीक, सो बेसिकली जो डेवलपर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको ये सारी चीज़ों के साथ आना पड़ेगा, एक नए कंसेप्ट के साथ आना पड़ेगा जिसको ये हम प्रमोट कर सकें और कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। ठीक है, इसको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट डेटा क्लाउड यूज़ कर सकती है, कोई और सोल्यूशन सर्विसेज यूज़ कर सकती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कैन होस्ट अ कंप्लीट सूट ऑफ जीआईएस, जैसे कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर मैपिंग हो गया, सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है दोस्तों कि हमारे भारतीय एजुकेशन सिस्टम में जियो स्पेशियल सेक्टर से रिलेटेड कोई ऐसी प्रोग्राम नहीं पढ़ाया जाता, कोई ऐसी कोर्स नहीं पढ़ाया जाता जहां पे यहाँ के लोग थोड़े से शिक्षित हों इस बारे में। हाँ, है कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे एमफिल मास्टर से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम है या फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम है, उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशंस, अगर ऐसे कोर्सेज, ऐसी डेटा और ऐसे इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ पे अवेलेबल हों, तो फिर जो लोग परस्यू करना चाहते हैं इस सेक्टर में, जिनको ग्रोथ चाहिए इस सेक्टर में, वो भी कर सकते हैं। तब हमारे पास अल्टीमेटली स्किल्ड मैन पावर भी होगी। ठीक है, सो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होगी। जियो स्पेशल सेक्टर से रिलेटेड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है,
ये हैं कुछ हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन जिनको आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू काइंडली पॉज द वीडियो एंड कमेंट। बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन है मेंस का। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू राइट दिस आंसर और मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या रहा आपका रिस्पॉन्स। ये बिल्कुल इसी से आप ले सकते हो, जो मैंने समझाया है अभी बिल्कुल आप इसी से ले सकते हो, ठीक है। और ये है वो वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा था, ये IAS कैडर रूल से रिलेटेड है, जहां पे मैंने वीडियो बनाई थी 21 जनवरी को। ओके, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, टाइम स्टैंपिंग भी मैंने लगाई हुई है, कितने टाइम पे क्या क्या है। तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा ताकि आप इजीली इसको वॉच कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। पूछे गए क्वेश्चन पे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, कोई डाउट होगा तो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हम मिलते हैं कल के ओपेड एनालिसिस में। तब तक आप प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अपने ग्रुप्स में शेयर करते रहिए और मिलते हैं कल के ओपेड एनालिसिस में। जय हिंद।